सो गुड मॉर्निंग माय डियर, वंस अगेन वी आर मूविंग अहेड। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस के वीडियो का पार्ट 3 देखेंगे माय डियर। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, सेकेंड पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे थे, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। माय डियर, कोई भी चीज हो, हर चीज को कोई ना कोई अफेक्ट जरूर करता है, ठीक है। तो माय डियर, जैसे हम फैक्टर इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो इसमें माय डियर सबसे पहला क्या आता है? इसमें सबसे पहला आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आता है आपका? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट? इसलिए इंपॉर्टेंट है माय डियर, सिंपल लाइन देता हूं। जैसे आप सोडियम मेटल ले लो, ठीक है, मेटल ले रहे हैं, कौन सा मेटल ले रहे हैं? सोडियम, ठीक है। अगर आप सोडियम को एक्सपोज करते हो इनटू ऑक्सीजन, अगर आप सोडियम को एयर में रखते हो तो क्या बन जाता है? सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। जब आप सोडियम, सोचो सिर्फ आपने इसको एक्सपोज किया इनटू एयर, इतना इफेक्टिव है और काम खत्म, ठीक है। अब हल्का सा इसको बैलेंसिंग का काम कर लेते हैं, ठीक है। 4, ठीक है। अगर यहां क्लोज 4, ठीक। सोडियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना। एंड ऑलमोस्ट जो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा वो हमारा गैसियस फॉर्म में जाएगा, ठीक है ना। वो हमारा गैसियस फॉर्म है, तो इतना एक्सप्लोजिव है। बट अगर आप सोचो कि मैं एल्यूमिनियम को ले लूं और ऑक्सीजन में एक्सपोज कर दूं, एल्यूमिनियम सॉलिड और ये गैस है, मैं इसको एक्सपोज कर दूं तो क्या कोई रिएक्शन होगा? कुछ नहीं होगा। देयर विल बी नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन। सो मैटर, आपने क्या देखा? आपने देखा कि अगर मैंने जस्ट क्या किया है, मैंने सिर्फ सोडियम को एक्सपोज किया इन एयर, ठीक है, एक्सपोज्ड इन एयर at room temperature, it catches fire, आग लग गई, क्या बन गया? सोडियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। बट अगर मैं वहीं पर मैग्नीशियम लेता हूं और मैं उसको एक्सपोज करता हूं इनटू वायर, इनटू एयर, ठीक है ना, इनटू एयर करता हूं तो क्या होगा माय डियर? देखो ये ऐसे नहीं काम करेगा। मुझे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू सप्लाई हीट। अब देखो सोडियम को मैंने जस्ट एक्सपोज किया था तो आग लग गई, मगर मैग्नीशियम को मैंने एक्सपोज किया, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने क्या प्रोवाइड किया? हीट प्रोवाइड किया। और जब मैंने हीट प्रोवाइड किया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये देखो, ओके। सो माय डियर, ये देखो, ये है नेचर ऑफ रिएक्टेंट का असर, कि डिपेंड करता है आपका रिएक्टेंट कैसा है, ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव है बहुत जल्दी आग पकड़ेगा, लेस रिएक्टिव है, अगर फास्ट रिएक्टिव है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी फास्ट होगा, अगर स्लो रिएक्टिव है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी स्लो होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर माय डियर। अब हमने देख लिया नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद माय डियर हम कहां मूव करेंगे? नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद हम मूव करते हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स के पास में। नो, फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जिसे हमने देख लिया। सेकेंड फैक्टर है हमारा साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स। नंबर 2 रिएक्टेंट का। अब सीधी बात मैटर, मुझे बताओ, अगर आप कभी शरबत पीते हो? यस। अब शरबत अगर आप पीते हो तो मैंने क्या लिया? पाउडर शुगर। जब हम शुगर को पीस के लेते हैं, ठीक है, एंड यहां पर लेते हैं शुगर क्रिस्टल्स। अगर आप ध्यान से देखो, शुगर क्रिस्टल्स, ठीक। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अब ये रहा वाटर आपका और ये रहा आपका स्पून फुल ऑफ शुगर पाउडर। अब आप जैसे इसको इसमें डालोगे सब डिजॉल्व हो गया, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। बट अगर आप यहां पर वाटर लेते हो और अगर आप ये स्पून लेते हो जिसमें आपने शुगर के क्या ले लिए? क्रिस्टल्स ले लिए, और जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो भी आपको क्रिस्टल यहां नजर आएंगे, ठीक है ना।
तो ये देखो, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर, कि अगर आपने शक्कर को ही पाउडर फॉर्म में लिया, शरबत बनाना चाहते हो तो क्या करना है, सिर्फ पानी लेना है, शक्कर का पाउडर लेना है, नींबू डाल के बस शरबत बन गया। बट अगर वहीं पे शक्कर की क्रिस्टल लो तो आप मतलब ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट आप उसको मिक्स करते रहते हो, तब जाकर के वो एडअप होता है। तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। ये हो गया आपका साइज ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट डिपेंड करता है आपका कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका जो मैं दिखा जाए आपको, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम अगला एग्जांपल देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर माय डियर, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखिए जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप देखो कैसे, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो मैंने कॉपर ले लिया प्लस मैंने HNO3 ले लिया, यानी नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब जब मैं ध्यान रखो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, देखो कोई भी एसिड दो टाइप का होता है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, वीक मतलब डाइल्यूटेड एसिड होता है, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड होता है। तो माय डियर हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हमने ये कॉपर लिया प्लस हमने HNO3 लिक्विड फॉर्म में ले लिया तो क्या बनेगा, ये बनेगा CuNO3 एक्वेस सॉल्यूशन, ठीक है। प्लस यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस यहां पर बनेगा वाटर मॉलिक्यूल जो होगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने यहां पर जो HNO3 लिया है वो कैसा लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड, कैसा लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड वाले। तो जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है मतलब नाइट्रिक एसिड लिया है, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड, तो हम देख सकते हैं माय डियर कि ये बैलेंस है। अब जरा मुझे तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है। अगर आप इसी को जरा हल्का सा बैलेंसिंग में अगर ध्यान से देखें तो आप हल्का सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, बोलेंगे सर ये कैसा बैलेंस करेंगे हम इसको, हमको जरा बताइए। तो लीजिए आपकी सेवा में हम उपलब्ध हैं। एलिमेंट है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये हो गया आपके नंबर ऑफ एटम्स, ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। सो माय डियर अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कॉपर एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक। कॉपर यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कॉपर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 2। पहला डिसबैलेंस कौन आ गया, अलो ये नाइट्रेट ग्रुप है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये NO3 जो है ये नाइट्रेट ग्रुप है, पर चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 + 1 3, यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे 2 3 6 + 2 8 + 1 9। ये देखो इस तरीके से, यानी कॉपर को छोड़ करके कुछ भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, सब अलग थलग पड़े हुए हैं, कॉपर को छोड़ करके सब डिस्टर्ब है यहाँ पर। तो अब मेरे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप किस चीज को सबसे पहले बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोचता कि चलो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन को कर लूं, यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, अगर मैं इसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सीधी बात है ऑक्सीजन भी साथ में, तो 2 3 6, 2 3 6, बट मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए ये 9, मुझे ये कितना चाहिए, 9 आना चाहिए, बरोबर ना, मुझे कितना आना चाहिए, ये मुझे 9 आना चाहिए। अगर ऐसा मेरा मानना है, NO2 है, 2 3 6 6 9, यस। सो अब हम क्या करेंगे, जरा वो देखते हैं हम किसको बैलेंस करें। सबसे पहले आप बोलोगे सर चलो हाइड्रोजन को ही ले लो, तो चलो हाइड्रोजन के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अब हाइड्रोजन के साथ में, बट हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, बिल्कुल नहीं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 4 4 4 + 2 6 6 + 12,
Yes, 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 yes. 2 3 6 6 plus 2 8 8 2 है नाइट्रोजन है सो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 2 + 1 3 है तो मुझे ध्यान देना चाहिए कि ये मेरा नाइट्रेट ग्रुप है 2 मॉलिक्यूल 2 + 1 4 3 2 2 4 4 + 4 9 yes how should I get नाइट्रोजन कितना बच्चों 3 है 3 नाइट्रोजन है तो अब मैं काम करता हूँ बच्चों हल्का सा एल्गोरिथम खेल के देखते हैं क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन के ऊपर 2 लिखता हूँ तो ये अगर 2 करने से मैं वहां पे प्रोडक्ट में 2 करता हूँ तो दिस इज 2 2 * 4 यस दिस इज 2 2 4 ध्यान देना मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ 2 2 4 ठीक है अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया अगर वहां पर 4 है तो मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर 4 से बिकॉज 4 बन जाए 4 अब अगर मैंने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 कहां पर आएगा यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पे अगर 4 आ गया नाइट्रोजन में कितना मॉलिक्यूल है यहाँ पर 1 के तो भी 4 आएगा 4 बन जा 4 यहाँ पर नाइट्रोजन के अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल कितने मॉलिक्यूल थे 3 मॉलिक्यूल थे 2 इधर पे है अब अगर मैं यहाँ पर ठीक है क्योंकि ब्रैकेट से ग्रुप देख सकते हो ग्रुप देखो तो ये 2 है ऑलरेडी और ये अकेला है 1 ठीक है अगर मैं इस नाइट्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 1 जा 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया ठीक है 1 2 3 बैलेंस हो गए बट मैंने इस नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई किया पिछले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक जब मैंने यहाँ पर भी मैंने ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड में कितने बड़े 2 2 2 4 हो गए तो मैं ऑक्सीजन के पास जाऊंगा ठीक है मैं ऑक्सीजन के पास जाऊंगा और यहाँ पर भी मैंने देखा कि 4 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 4 3 12 हमारे पास कितने हो गए देखो ये ऑलरेडी 2 3 6 था ठीक है ये ऑलरेडी 2 2 2 मॉलिक्यूल और ऐड हो गया यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल और ऐड हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 + 2 6 ठीक है अगर ऐसे ज्यादा तो ऑलरेडी 3 मॉलिक्यूल है यहाँ पे 3 2 जा 6 तो यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या करना +3 मुझे क्या करना सिर्फ यहाँ पे +3 कितना हो गया ये 12 तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो देखो रिएक्शन ऐसे बन जाएगा ठीक है सिर्फ दिखा रहा हूं ये कॉन्सेंट्रेटेड में ऐसे बनेगा बट वहीं पर अगर मैं डाइल्यूट लेता हूं क्या लेता हूं डाइल्यूट अब देखो ये कॉन्सेंट्रेटेड मैंने HNO3 लिया ठीक है ना जब मैं डाइल्यूट लूंगा नंबर 2 सेम कॉपर है सॉलिड फॉर्म में है HNO3 है लिक्विड फॉर्म में है अब मैं लिक्विड ना बोल के इसको क्या बोलूंगा एक्वेस फॉर्म बोलूंगा क्या बोलूंगा एक्वेस फॉर्म एक्वेस मतलब अब मेरा HNO3 कौन से फॉर्म में है डाइल्यूट है कितने में है डाइल्यूट फॉर्म में ठीक है जब ये डाइल्यूट फॉर्म में आ जाएगा मेटल तो देखो मुझे क्या मिलेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड देखो यहाँ पर मुझे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिली यहाँ पर मुझे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस मिल रही है प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल रहे हैं ये देखो यही डिफरेंस आपसे कह रहा था माय डियर कि जस्ट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हो तो आपको प्रोडक्ट में सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर नाइट्रेट आता है मगर जब आप डाइल्यूट HNO3 लेते हो तब आपको 3 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर नाइट्रेट आता है तो ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर सीधी सी बात है ये डिपेंड कर इसके ऊपर कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर इसके ऊपर मैटर हमारे पास और भी एग्जांपल है जस्ट हमारे लाइफ के कॉमन एग्जांपल हम देख सकते हैं आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपसे कुछ देर पहले क्या कहा था मैंने कहा था कैल्शियम कार्बोनेट आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लो और डाइल्यूट HCl उसके ऊपर डालो आप डाइल्यूट HCl डालोगे ना भाई स्लोली स्लोली वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा डिकम्पोजिशन होना बट अगर वहीं पर कॉन्सेंट्रेट एसिड डालो तुरंत झाग बन के उड़ जाएगा माय डियर तो रिएक्शन फास्ट होगा तो ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर
नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन के बाद टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का आप इफेक्ट ऐसे देख सकते हो माय डियर कि किसी भी चीज का रिएक्शन हो, अगर डिकम्पोजिशन करना है, मैंने आपसे कहा जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किया था, टेम्परेचर आए ध्यान से देखें, तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को सन की लाइट में रखता हूं तो उसको डिकम्पोजन में बहुत टाइम लगेगा, बट वहीं पर अगर उसको मैं गैस पे रख दूं तो रिएक्शन विल टेक विद इन मिनट्स। तो ये होता है माय डियर टेम्परेचर। और सबसे लास्ट आता है माय डियर हमारा क्या, कैटलिस्ट। ठीक है, हमारा फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, कैटलिस्ट। नाउ कैटलिस्ट का मतलब क्या मैंने आपको समझाया है कि कैटलिस्ट क्या है, द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इनटू इट्स। ठीक है, द सब्सटेंस, क्या हमने बोला कैटलिस्ट का मतलब क्या बोला हमने, द substance in whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any change, ठीक है ना, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज है, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड ए कैटलिस्ट, सर इसका एग्जांपल हम कैसे समझे, माय डियर इसका एग्जांपल हम पोटेशियम क्लोराइड से समझ सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड KClO3, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड। तो माय डियर जब मैं पोटेशियम क्लोराइड को, ठीक है, हीट करूंगा, क्या करूंगा, हीट करूंगा, प्रोसेस बहुत स्लो होगा, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा एंड ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट। ठीक है ना, ओके। अब यार मैं आगे बढ़ता हूं, बट क्या ये बैलेंस है हमारा, ये हमारा बैलेंस नहीं है। 3/3 2 एंड दिस इज आल्सो 2। ठीक है, तो अब हम इसे जैसे मैं यहां पर मैंगनीज, ठीक है, जैसे मैं यहां पर, क्योंकि ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड है तो मैं इसमें यूज करूंगा MnO2। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्या यूज करेंगे, मैंगनीज डाइऑक्साइड। जैसे ही हम मैंगनीज डाइऑक्साइड डालेंगे इसका पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड बनने का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट कंप्लीट होगा। बट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड जैसा है आपको वैसा ही मिलेगा, जैसा है वैसा ही मिलेगा। ठीक है ना, बट इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं व्हाट, कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। तो मैंने ये हमने 5 फैक्टर देखे विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस 5 फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद मैटर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी बॉडी के अंदर भी कैटलिस्ट है, हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स ऑफ अवर बॉडी हेल्प अस इन द डाइजेशन ऑफ फूड, आप देख सकते हो। और जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जरूरी कि वो सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एट अ टाइम मोर देन वन केमिकल रिएक्शन कैन टेक प्लेस। आप बोलोगे सर ये तो एक्सोथर्मिक है, बट वो एक्सोथर्मिक के साथ में एंडोथर्मिक भी हो सकता है, नहीं हो सकता। एक्सोथर्मिक हो सकता है प्लस वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, स्लो रिएक्शन हो सकता है, फास्ट रिएक्शन हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन होते हैं माय डियर। अब हम चलेंगे कुछ और रिएक्शन के पास में जिनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन, अब हम पहले किसको पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट
इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हम पहले ऑक्सीडेशन के बारे में सीखेंगे, तो हम कहेंगे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट combines with oxygen, और हम बोल सकते हैं लूजेस हाइड्रोजन, और लूजेस हाइड्रोजन, ठीक है, टू फॉर्म द प्रोडक्ट, is called oxidation reaction, बट हमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, हमें सीधा सिंपल सी बात समझना है कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन कंबाइन विद रिएक्टेंट और लूजेस हाइड्रोजन। सर का सिर्फ इतना ही है? नहीं माय डियर, इसके अलावा अब देखो जो हमने लिखा ये तो ठीक है, इसे कुछ एग्जांपल भी देख ले। कैसे? मैंने कहा रिएक्टेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन, क्या हो गया? मैंगनीज डाइऑक्साइड बहुत रिएक्शन करता है, ठीक है, बन गया मैंगनीज डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां इन दोनों रिएक्शंस में ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, यानी कंबाइन विद ऑक्सीजन पार्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरे के पास में। कैसे? आपके पास में अगर मैंने लिख दिया CH3 क्या है जानते हो? इथेन। क्या है ये? इथेन। अब माय डियर जब हम इस इथेन को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में ओपन एयर में ले जाते हैं, तो होता क्या है? इसका डिकम्पोजिशन होता है और ये बन जाता है क्या? इथीन। क्या बन जाता है? इथीन। प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैसेस गिवन आउट, लूजेस हाइड्रोजन। देखो 6 हाइड्रोजन थे, यहां पर कितने बचे? 4, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, हाइड्रोजन गैसेस गिवन आउट। इसी तरीके से माय डियर अगर आपके पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? जैसे ही आप इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, मैंगनीज अलग, हाइड्रोजन गैसेस गिवन आउट। तो ये देखो इन दो एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पल में आपने क्या देखा? यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन था वो कंबाइन हो रहा था विद रिएक्टेंट, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन गैसेस गिवन आउट, यानी वो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। और इसी एक्सपेरिमेंट को हमने क्या कह दिया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा? हमने सिंपल सी भाषा में पढ़ा बेटा कि जब हमारे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कंबाइन होता है या फिर हाइड्रोजन लूज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मगर अब हम बढ़ने जा रहे हैं बच्चों रिडक्शन रिएक्शन के पास में, ठीक है ना? नो रिडक्शन, देखो जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होता है यहां पर सीधे से हम कहेंगे हाइड्रोजन कंबाइंस विथ रिएक्टेंट, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो गेन करता है हाइड्रोजन को एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, उससे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल है आपका O3 क्या जानते हो? ओजोन लेयर। क्या है? ओजोन लेयर। सो माइंड जब ओजोन लेयर है और जब इसके ऊपर कौन सी रे पड़ती है? यूवी रेज। कौन सी रे पड़ती है? यूवी रेज। उस टाइम पे इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का ब्रेकअप होता है O2 प्लस इसमें से निकलता है सिंगल ऑक्सीजन, ठीक है। इस सिंगल ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। तो बट अभी मैंने आपसे क्या कहा था रिडक्शन में कि या तो हाइड्रोजन कंबाइन होगा या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो आप देख सकते हो कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हो गया, इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन रिलीज हो गया। जब ऑक्सीजन रिलीज हो गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरीके से माय डियर ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन कंबाइन होगा, ठीक है। क्या बन जाएगा?
CH4 बन जाएगा। अरे सर CH4 कैसे बन गया? जस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्या बन गया? मीथेन। ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, ये हाइड्रोजन है, जो बार प्रोडक्ट बना हो क्या बन गया आपका? मीथेन बन गया। तो आप देख सकते हो कि जस्ट 4 यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो मैंने क्या कहा था, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन कंबाइन होता है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, चलो ये देखने के बाद अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर। अच्छा बच्चों, अपन में चीज और, हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक डेफिनेशन और भी है। कुछ लोग कहते हैं या कहते हैं कि है ही माइटर, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब समझो, लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वही रिडक्शन का मतलब क्या होगा? फिर जस्ट इसका अपोजिट। रिडक्शन मीन्स क्या होगा? गेनिंग, गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल डेफिनेशन नाइट्रोक्रोमाइड ऑक्सीडेशन के लिए भी, ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। आप बकायदा इसके लिए हमारे पास मैटर भी है एग्जांपल्स, ठीक है, हमारे पास इसके लिए बकायदा एग्जांपल भी है। कैसे है कि हम इसके लिए एक जस्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं बच्चों, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, सिंपल से रिएक्शन देखते हैं भाई, ठीक है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस आयरन सल्फेट प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आप इनका रिएक्शन करवा दो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा पोटेशियम सल्फेट प्लस मैंगनीज सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस H2O, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया तो क्या मिला आपको? आपको मिला पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, फेरिक सल्फेट, ठीक है ना। देखो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है ये, ठीक है। फेरस से क्या बन जाएगा? फिर वो फेरिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फेरिक बन जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, 8 मॉलिक्यूल ऑफ इसके, ठीक है ना। पोटेशियम परमैंगनेट, फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, हमें क्या मिला? पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, FeSO4 ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम उस FeSO4 का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। हम देख सकते हैं कि आपका FeSO4 यहां पर ट्रांसफॉर्म हो गया इंटू Fe2SO4। Fe2 समझ रहे हो, यानी उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गए। तो हम एक डेफिनेशन और जानते हैं माय डियर, क्या हम ये जानते हैं, हम कहते हैं कि व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम और एन आयन increases or the negative charge on them decreases, it is called oxidation. When positive charge on an atom or an ion increases or negative charge on them decreases, it is called oxidation. It is called oxidation. अब देखो बेटा, अब अगर हम आयनिक रिएक्शन कराना चाहें, ठीक है, कैसे समझेंगे इसको? ऐसे अब अगर हम इसमें आयनिक रिएक्शन देखें, किसमें?
यहाँ पे जो ये बना हमारे पास में बाय प्रोडक्ट Fe2SO3 आयरन, अगर हम उसको आयनिक फॉर्म में ले गए देखो तो 2Fe, ठीक है, 2FeSO4। अगर मैं सिर्फ फेरस सल्फेट, मैं सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट लेता हूं तो 2 फेरस सल्फेट से क्या बन जाता है Fe2SO4 वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। सर ये क्यों हुआ? ठीक है, ये इसलिए हुआ माय डियर कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये कि जो फेरस सल्फेट है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। सर लूज कर रहा है कैसे? सर देखो जरा, यहाँ पर Fe है आपके पास, Fe2+ था, SO4 सल्फेट ग्रुप है, SO4 क्या है? सल्फेट ग्रुप है। अब देखो ये Fe2+ से क्या बन जाएगा? Fe3+। क्या बन गया? Fe3+, ठीक, और ये 3SO4 2-। तो आपने एक चीज देखा कि जो आयरन है, जो सल्फेट ग्रुप है, उसका चार्ज तो नहीं बढ़ा, उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा, नेगेटिव इंक्रीज हुआ। बट जो आयरन वाला आयन है, आयन जो आयरन का आयन है उस पर 2+ का क्या हो गया? 3+, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना और लूज कर दिया। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। मैंने आपको दिन क्या समझा था? मेरे फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने कहा था कि जब कोई भी मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस आयरन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया, जहां पर ये फेरस था, ये फेरस से क्या बन गया? फेरिक बन गया। फेरस से क्या बन गया? फेरिक बन गया। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, इसका मतलब यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है? यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। नाउ अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देख लिया, ये सिलेबस में हमारे है और हमारे इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, और ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वहां पे दोनों चीज साथ में होती है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, एक साथ दो तीर चलते हैं। सर कैसे चलते हैं जरा बताइए, हमें भी दिखाई दे। दो तीर साथ में चलते, तो देखो मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस मैंने लिया हाइड्रोजन। जब कॉपर ऑक्साइड में मैं हाइड्रोजन गैस पास करूंगा तो देखो क्या होगा? ठीक है, होगा ये कि ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो ये कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया? कॉपर, ध्यान दो, ये कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया? कॉपर, प्लस जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ एड होकर क्या बना लेगा? वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो अब आप देखो कि यहां पर कॉपर का क्या हुआ? यहां पर ऑक्सीजन रिमूवल हो गया। जब ऑक्सीजन रिमूवल हो गया तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया? रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन से क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे आके ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये बन गया ऑक्सीडेशन। ये देखो, यानी आपका कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ और आपका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हुआ। तो जिस केमिकल रिएक्शन में ऐसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस साथ में चलते हैं उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ देखोगे इसमें रिएक्शन तो बताओ। जैसे ये देख लो, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, Sa2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर आप ये रिएक्शन करोगे तो आप एक चीज देखोगे कि आपको सिर्फ मिलेगा सल्फर, आपको क्या मिलेगा? सिर्फ सल्फर प्लस H2O। ठीक है, वो भी सल्फर का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। सल्फर का क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। और यहाँ पे कितने सल्फर है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर है, तो 2 लिख दो। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 डाल दो, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया।
तो यहाँ पे अगर हम 2 डाल देते हैं तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर आ जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर आ जाएंगे, ठीक है ना, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। तो अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पर वापिस से वही काम हो गया, यहाँ पर वापिस से वही काम हो गया, यहाँ पे भी रिडक्शन हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया। कैसे? अब आप देखो कि यहाँ पर सल्फर जो था वो अकेला आ गया, यानी सल्फर आपका क्या हो गया? रिड्यूस्ड। और आपका जो हाइड्रोजन था उसके साथ में ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, वो हो गया ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो गया प्लस यहाँ पे रिडक्शन भी हो गया। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को आप क्या कहोगे? ऐसे केमिकल रिएक्शन को आप कहोगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहोगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहोगे? रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ माय डियर, हमारी बॉडी के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कहां पर होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम था साइटोक्रोम सी। क्या नाम होता है उस एंजाइम का? साइटोक्रोम सी। ये एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन चालू करता है, ठीक है, और ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को। इट हेल्प्स, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ब्रिंग अबाउट दिस रिएक्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। उस रिडॉक्स रिएक्शन को पूरा करने में साइटोक्रोम सी नाम का जो एक ऑक्सीडेज मटेरियल है वो हेल्प करता है, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक के बाद अपनी बुक के हमारी बॉडी में लास्ट टॉपिक है क्या? करोजन, और उसके बाद रेंसिडिटी। तो करोजन का मतलब बच्चों हम देखेंगे ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन तो हमने देख लिया। अब आपको इसके ऊपर रिगार्डिंग प्रैक्टिस भी करना है मेरे बच्चों, आपको इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। आपको इसके रिगार्डिंग क्या करना है? आपको इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस भी करना है। ओके मैडम, तो अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक करोजन। करोजन क्या कहता है? अ सर्टेन टाइप ऑफ रेडिश कलर्ड लेयर कलेक्ट ऑन द मेटेलिक सरफेस, दिस लेयर इज कॉल्ड रस्ट। और ये रहा रस्ट का केमिकल फॉर्मूला। बेटा रस्ट जिसको हिंदी में कहते हैं जंग, जंग लगता कब है? देखो जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमारे एयर में क्या सिर्फ एयर है? नहीं, हमारे एयर में वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं प्लस हमारे उसमें सॉल्ट भी होते हैं। अगर आप अपने बुकों में देखो तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट भी दिए गए हैं कि जिसमें आप देख सकते हो कि वो बॉइल्ड वाटर लेते हैं प्लस क्या लेते हैं? बॉइल्ड वाटर प्लस ऑयल लेते हैं, उसमें नेल डालते हैं, वो सॉल्ट सॉल्यूशन में नेल डालते हैं, वो एयर सॉल्यूशन में नेल डालते हैं, ठीक है, जस्ट वाटर एंड एयर, और एनहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। मगर आप देखोगे कि जब सॉल्ट, आपने एग्जांपल देखा होगा, सिंपल नहीं लेता हूं, आप कभी भी बीच पे चले जाओ, आप कभी भी ओशन के किनारे चले जाओ, आप देखो जो ओशंस के यहाँ पर बोट खड़ी रहती है, बड़ी बड़ी बोट, उनमें बहुत जल्दी रश लगता है। रश का मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं जंग। मैंने कहा आप किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट यानी लोहे के ऑब्जेक्ट, चाहे कार हो, चाहे साइकिल हो, बाइक हो, आप देखो कि बरसात के मौसम के बाद उनमें जंग बहुत जल्दी लगता है, उससे हम क्या कहते हैं? रश। और ये रश क्या होता है? खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? व्हाई इट इज डेंजरस? क्योंकि रश लगने के बाद आपके मेटेलिक सब्सटेंस की जो क्वालिटी होती है वो डेटोरिएट हो जाती है, यानी गंदी हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी ताकत कमजोर हो जाती है, आपका मेटेलिक ऑब्जेक्ट वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। अब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान के चलो कि मेरे पास मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्वेस, क्योंकि बरसात का सीजन हम समझ सकते हैं, प्लस हमने वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर। बरसात में पानी तो गिरता है, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा, अब ये बनेगा Fe2O3.H2O प्लस 6 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। क्या बन जाएगा? 6 हाइड्रोजन आयन, एक्वस सॉल्यूशन। कभी आप जंग की चीजों को हाथ लगाओ, देखो हमेशा गीला रहता है, इट इज ऑलवेज वेट, हमेशा मॉइस्चर रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 हाइड्रोजन आयन बन गए, बराबर। क्या बन गया? वहां पर 6 हाइड्रोजन आयन बन गए, प्लस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए। कितने हाइड्रोजन के एटम हो गए? 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए। तो देखो 4 2 8, हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल हो गए? 4, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन हो गए 6 प्लस H2 आगे हम आयरन के पास आएंगे बच्चों। इस आयरन को बैलेंस यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी आप क्या डाल दोगे? आप यहाँ पर भी डाल दोगे 2, ठीक है। 3 प्लस
फेरिक आयन, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फेरस से फेरिक आयन बनता है। हमने पिछले वीडियो में देखा, यहाँ पर जब हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर हमारा आयरन है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो उसके ऊपर 2+, इस तरीके से चार्ज डेवलप हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी था लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आपका आयरन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपका आयरन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन के पास चले, जो ऑलरेडी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, वो हाइड्रोजन को गेन करता है। क्या करता है वो हाइड्रोजन को, सॉरी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन। आप वो बोल सकते हो, या आप इस तरीके से H आयन ले सकते हो, ठीक है ना, वो गेन कर लेगा प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और वो लेने के बाद वो क्या बनाता है, H2O। क्या बनाता है वो, H2O मॉलिक्यूल बनाता है इस तरीके से इन द लिक्विड फॉर्म। ये एक्वेस है। अब देखो ये एक्वेस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने सिप किए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आयरन है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वहीं पर हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, वो रिड्यूस होता है। ऐसे हमने देखा कि ये जो हाइड्रोजन का आयन, देखो हमने क्या कहा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है, प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, और फिर बनाता है स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल। तो मैटर रस्टिंग ये होता है। रस्टिंग प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। हमने क्या देखा है कि जब भी हमारा कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और जब कोई नॉन मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब इसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी, और इसी रस्ट को हम क्या कहते हैं, करोजन। जब यही रस्ट पतली पतली लेयर, जब आपने देखा होगा जिनके 2 महले के घर होते हैं, आप देखो कि आपके घर के बाहर एंगल निकला होगा, उस एंगल का पतला पतला को लेयर मिलेगा, जैसे हमको पापड़ी बोलते हो ना, वो पापड़ी मिलेगा। जब आपके मेटल में से ऐसा निकलने लगे, उसको बोलते हैं करोजन। और ये करोजन डेंजर भी है। ये करोजन क्या है, ये करोजन डेंजर भी है। क्यों डेंजर है सर, ये डेंजर इसके लिए कि बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि ये आपके मेटल की क्वालिटी को वीक कर देता है, और जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर सकती है, ब्रिज गिर सकते हैं, सब कोलैप्स हो सकते हैं माय डियर, ठीक है। और अब आप आगे हम बढ़ने जा रहे हैं रैंसिडिटी के पास। नो सर, रैंसिडिटी क्या है, रैंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। हमने हमेशा देखा कि कई बार हमारे घरों में या होटलों में हम देखते हैं कि जब वो समोसे और वड़ा पाव तला जाता है, पूरी तली जाती है, तलने के बाद उस ऑयल को हम खुला छोड़ देते हैं। जब हम उस ऑयल को खुला छोड़ देते हैं माय डियर, तो होता क्या है, ये जो ऑयल होता है माय डियर, ये ऑयल एटमॉस्फेयर जो हमारे नेचर में उसके कांटेक्ट में आता है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा जो ऑयल होता है बेटा, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने की वजह से उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी गंदा हो जाता है। और जब आप ऐसे ऑयल में खाने को कुक करते हो, ऐसे ऑयल में जब आप खाने को कुक करते हो, तो उससे फॉल आउट है, यानी गंदी स्मेल आती है। उसी को हम कहते हैं रैंसिडिटी। क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप, चाहे फॉर्च्यून का ऑयल हो, चाहे धारा का, चाहे संडे का, कोई भी डब्बे में पैक आप ऑयल हो, उसमें लिखा रहता है एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड। उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं जो आपके ऑयल को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, टिन। आपने सुना टिन का तेल लिखा होगा, टिन के डब्बों में तेल आता है, ऑयल आता है। तो कई बार क्या होता है, जो टिन होता है वो टिन मटेरियल का, टिन एलिमेंट का बना होता है। तो पहली बात तो ऑक्सीजन प्लस ऑयल, ऑक्सीडेशन हो गया और रैंसिडिटी हो गई, और टिन की जो लेयर रहती है वो भी उस ऑयल के अंदर आ जाती है, और वो रिएक्ट होकर के उससे तुम पतली सी लेयर बना लेते हैं माय डियर, ठीक है। सो उसलिए हमने कहा जब तुम कई दिनों के लिए आप उसके अंदर रख देते हो, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है, और इसी बदबू आने की प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इसी बदबू आने वाली प्रोसीजर को कहते हैं रैंसिडिटी। क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। इसीलिए माय डियर मैंने कहा
कि ऐसे ऑयल में आपका घी हो या ऑयल हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनमें क्या यूज किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। और इसीलिए आपके एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने के बाद आजकल हम कैंड फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, किसमें रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। आपका जो लेस, कुरकुरे, पोटैटो चिप्स जो भी आते हैं उनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई भी पैकेट हल्का सा खुल जाए तो क्या होता है, आपके पोटैटो चिप्स जो एकदम कड़क रहते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं माय डियर। सो यहां से आपका चैप्टर एंड था बेटा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस माय डियर। सबसे पहला दूसरी चीज, बच्चों इस वीडियो को देखना, और अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना, बिकॉज एज आई ऑल्सो ह्यूमन, गलती सब मुझसे भी हो सकती है। सो डोंट वरी, बी श्योर। और आप बोलोगे सर हमें पूरे बुक के एग्जाम्पल कराइए, आई एम सॉरी, आपको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको डाउट हो देन प्लीज लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।